अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं गाइस प्रीलिम्स में, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आई हैव नोटेड डाउन फ्यू पॉइंट्स एंड जो इस साल प्रीलिम्स देंगे 2021 को, जो अब से सिर्फ कुछ दिन बाद ही है, तो कुछ पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड एंड आई कैन गारंटी दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है ना। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। अब देखो, जो आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। नाउ देर इज नो पॉइंट ऑफ रीडिंग न्यू थिंग्स, ठीक है ना। जितना आपने चीज़ें पढ़ ली हैं, बस अब आपको उनको रिवाइज करना है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, यू जस्ट हैव टू रिवाइज देम, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना है, कोई भी अलग से कोई कंपाइलेशन दिख गई, नहीं जाना उन चीज़ों पे, बिकॉज जो चीज़ आपने ऑलरेडी 2-3 बार रिवाइज कर दी है वो ही आपको एंड में हेल्प करेंगी। क्योंकि नई चीज़ आप पढ़ोगे, उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप सिंपली उसको एग्जाम टाइम में भूल जाओगे, तो दैट मीन्स यू हैव सिंपली वेस्टेड योर टाइम। सो नई चीज़ कुछ नहीं पकड़नी है, पहली चीज़ ये है। देखो, दूसरी चीज़ ये है कि हर एक घंटा बहुत कीमती है, ठीक है ना। अभी से एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखे हैं। स्टार्टिंग से मान लीजिए जो 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है, स्टार्टिंग के जो 6-7 महीने बहुत से एस्पिरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरी के जो 1-2 महीने होते हैं प्रीलिम्स से पहले, वहाँ पे वो ढिलाई दे देते हैं, और जिस कारण उनका प्रीलिम्स रुक जाता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग में शायद उतनी अच्छे से मेहनत नहीं कर पाते हैं, लेकिन आखिरी के जो 1-2 महीने बहुत मेहनत करते हैं कंसिस्टेंट वे में, डेडिकेटेड वे में, तो उनका प्रीलिम्स निकल जाता है। कहने का मतलब है कि आखिरी के जो ये कुछ 7-8-10 दिन हैं, ये बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर जिसने अच्छे से मेहनत कर ली है, अच्छे से अपना रिवीजन टाइम टू टाइम कर दिया है, जो अपने जो की आपने नोट्स बना रखे हैं उनका अच्छे से रिवाइज करोगे, जो आपकी जो वीक पॉइंट्स उनको आप स्ट्रॉन्ग करोगे, तो आपका जो प्रीलिम्स है उसका क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि देखो, अब बहुत से सोचते हैं कि जितना भी हमने पढ़ा था साल भर वो सारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है। तो सिर्फ अब 7-8 या 10 दिन में आप सारी चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकते हो, बट आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। आप सेलेक्टेड चीज़ें आपको रिवाइज करनी होंगी, जिनका आपने एनालिसिस अगर अच्छे से किया होगा तो आपको भी पता होगा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की गारंटी एक चांस रहता ही रहता है। तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि अब पहले आपको कौन सी चीज़ रिवाइज करनी है, फिर उसके बाद आप दूसरी चीज़ पे आओगे। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, एज सिंपल एज दैट। अनदर थिंग इज, देखो, इस टाइम पे एक चीज़ जो बहुत ट्रबल करती है वो है नेगेटिविटी, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है ना। मैं भी था, तो ऑब्वियसली उस वक्त ऐसा लगता था कि बस ये अब 7-8 दिन है, 8-10 दिन, बस ये जल्दी निकल जाए, ऐसा लगता था। बट अनदर थिंग इज़ कि ये चीज़ सही नहीं है। हाँ, मतलब हमें ऐसा लगता था कि बस अब एग्जाम आ जाए, क्लियर करके हम बस फ्री हो जाए इस सिचुएशन से। बट यहाँ पे जिसने अपने आप को होल्ड कर लिया, उसके लिए एग्जाम डे के दिन रिजल्ट उसके पक्का अच्छे आएंगे ही आएंगे, बिकॉज यहाँ पर बहुत से बच्चे बिखर जाते हैं, क्योंकि अब 8-10 दिन है, प्रेशर इतना ज़्यादा पीक पे होता है, सालों की मेहनत दाव पे लगी रहती है। एंक्शियस हो जाते हैं, थोड़ा डिप्रेस फील करते हैं, नेगेटिविटी बहुत आ जाती है कि हमने यार मॉक दिया था, मॉक में तो हमारे 60-70 से ज़्यादा नंबर नहीं आए, तो लगता नहीं होगा, अरे यार वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, मेडिवल कंप्लीट नहीं हो रखा है, इन्वायरमेंट का ये नहीं कर रखा है। ये सारी चीज़ें आती हैं, सबके साथ होता है, किसी न किसी का कुछ ना कुछ छूटा होगा। सो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड्स, कि आपने जो चीज़ कर ली है उसको अच्छे से करो, और सो दैट उसी में आप इतना अच्छा स्कोर कर लो कि अगर कोई चीज़ आपसे छूट भी गई है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट एग्जाम में ना हो, ठीक है ना। मॉक्स से रिगार्डिंग एक बात मैं बोलूँगा। देखो, मॉक्स बेसिकली मैंने बोला था कि अगर कोई स्टार्टिंग से मॉक्स लगा रहा है बेसिकली 6-7 महीने से, तो वो वंस अ वीक लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम इतना कम है। देखो, दो तरह के लोग हैं। एक जो रेगुलरली मॉक्स लगा रहे थे, अब जो रेगुलरली मॉक्स लगा रहे हैं तो उनकी तो एक कंटिन्यूटी बनी है, उनको तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, तो उनको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, उनकी प्लस माइनस क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल अप्लाई द सेम फंडा इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो आप क्या कर सकते हो, अब आपको ज़्यादा मॉक्स नहीं लगाने हैं, बस उस कंटिन्यूटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन में एक मॉक लगा सकते हो, सो दैट यू आर इन दी हैबिट। फिर आप एग्जाम के दिन भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने मॉक्स लगाए नहीं आज तक, अब बचे 8-10 दिन, अब क्या मॉक्स लगाने चाहिए। मैं कहता हूँ एटलीस्ट हर 2 दिन में एक मॉक तो लगाओ, क्योंकि देखो, एक मॉक को लगाने में 2 घंटे लगेंगे, उसका एनालिसिस करोगे 3-4 घंटे, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आपका एक दिन के करीब जा सकता है पूरे एक मॉक में। तो डेली लगाओगे तो फिर रिवाइज कब करोगे अपनी चीज़, और रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जिन्होंने मॉक्स नहीं लगाया अभी तक, व्हाट यू कैन डू इज हर 3 दिन में एक मॉक लगा सकते हो आप, ठीक है ना। ट्राई करो कि 2 घंटे का आप थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो, एंड एनालिसिस भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करो, क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्जाम में आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे प्रिलिम्स में जाके कि कैसे मैं एग्जाम को अप्रोच करूंगा। वो जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कंप्यूटेशन, जो भी सारी चीज़ लगनी होती है वो यहीं लगनी होती है आपकी प्रैक्टिस मॉक्स में, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे आपको क्लियर रहेगा कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो इसको मैं ऐसे टारगेट करूंगा। पॉलिटी में मेरे क्वेश्चन ज़्यादातर सही होते हैं तो वहाँ पर भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। सो मॉक्स आर वेरी हेल्पफुल।
सो दैट यू कैन मेक योर स्ट्रेटेजी इन दी फाइनल डे, ठीक है ना। देखो अनदर थिंग इज मॉक्स अपनी जगह है, और दूसरी बात आती है अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज, आपको है कि नहीं मॉक्स तो ठीक है कम लगाऊंगा तो फिर मैं सॉल्व कैसे करूंगा, अपना नॉलेज कैसे टेस्ट करूंगा। द बेस्ट वे इज अब पीवाईक्यू आते हैं, प्रीलिम्स की यूपीएससी के जो ऑफिशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आखिरी के 10 साल के, लगाओ डेली 1 से 1.5 घंटा उनको लगाओ। आपने या तो ईयर वाइज सॉल्व कर सकते हो या फिर आप सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करो। टॉपिक वाइज भी आते हैं, अगर किसी के पास बुक है तो आप टॉपिक वाइज भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको करना है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, रिवाइज कर लिया, तो आप पॉलिटी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करो। आप ईयर वाइज भी कर सकते हो कि ठीक है आज मैं 1 साल का कर लेता हूँ, लाइक दैट, वो भी कर सकते हो। या फिर अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है टॉपिक वाइज भी कर सकते हो। बट द थिंग इज आप उस टच में रहोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कोई देखो, आप यूपीएससी के ऑफिशियल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो यू विल एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम आल्सो। जो लेवल है एग्जाम उन क्वेश्चंस का, वैसे ही टाइप के उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बिफोर। तो फाइनल डे के दिन यू विल परफॉर्म बेटर डेफिनेटली। इंपॉर्टेंट चीज़ है सीसैट से रिलेटेड। देखो सच बता रहा हूँ, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का सीसैट की वजह से रुका है। एक जमाना था जब सीसैट से कोई डरता नहीं था, सब कहते थे कि सीसैट 5-10 दिन का काम है, एंड में पढ़ते थे सारे, सीसैट में क्लियर कर देते थे, और मोस्टली बच्चे GS1 में रुकते थे, जो कि ऑब्वियसली चैलेंजिंग टास्क होता ही है। अब क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो पिछले साल मैंने बहुतों का रिजल्ट देखा जिनके 120 110 प्रीलिम्स में आए, इजीली कट ऑफ क्लियर है, बट क्वालिफाई नहीं कर पाए सीसैट में, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनका प्रीलिम्स रुक गया। तो ऐसे ही मत करना यार, क्योंकि सीसैट उतना टफ पेपर नहीं होता है। सीसैट की वजह से अगर आपका पेपर रुकेगा तो आपको बहुत बुरा फील होगा, आई कैन गारंटी अबाउट दिस। तो ऐसी गलती मत करना। सीसैट को आप क्या कर सकते हैं, टाइम बहुत कम है, और कोई मॉक सॉल्व मत करो। मैंने कहा है जस्ट 2 चीज़ों का ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है ना, पिछले 5-6 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करो, नंबर 1। एंड जो आपने फॉर्मलेस कंसेप्ट, फॉर्मलेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैथ्स में जो आपके चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मलेस आप कर लो, कुछ कंसेप्ट हैं उनको समझ लो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग, दैट्स इट। तो अभी आप ज़्यादा टाइम तो दे नहीं सकते हो सीसैट पे, बट डेली का अगर आपका बहुत वीक है सीसैट, तो 1-1.5 घंटा दे दो, सो दैट यू आर इन कंटिन्यूटी, उससे ज़्यादा पढ़ाई में असर नहीं पड़ेगा। पीवाईक्यू एंड आप जो अपने कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कर दो, क्योंकि पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से कर दिए 4-5 साल के, तो सीसैट आपका वैसे भी क्वालिफाई होगा। एज सिंपल एज दैट, इट इज़ नॉट दैट टफ, ठीक है ना। और सीसैट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, तो सीसैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हल्के में मत लेना। सीसैट का लेवल काफ़ी बढ़ी है। ये सारी चीज़ें गाइस, तो देखो फिर से बता देता हूँ, सब्जेक्ट की बात आती है तो देखो मैं इतना बोलूंगा कि अब उन चीज़ों को मत पढ़ो जहाँ पे या तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और वहाँ से रिटर्न कम मिल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए पॉलिटिक्स, आपको पॉलिटिक्स अच्छे से करनी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 15-20 कई बार 25 भी आ जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15-20-25 इकोनॉमी से भी आ जाते हैं। दोनों पॉलिटी इकोनॉमी को मिलाए तो 40 के करीब क्वेश्चन आते हैं इनसे। कट ऑफ कितनी जा रही है, 92-80 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो अगर किसी ने पॉलिटी इकोनॉमी अच्छे से कर ली तो उसका प्रीलिम्स क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री पे आओ, उसके बाद आप थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर करो, एंशियंट, फिर एंशियंट मेडिवल में भी सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, यू जस्ट हैव टू डू दैट। अगर आप पीवाईक्यू में बोला हूँ, जिसने पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज किया होगा उसका जरूर होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी, देखो हर साल बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आता है, तो जिसने एनालिसिस किया होगा उसे पता होगा यार ये इससे हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। विजयनगर एम्पायर से एक क्वेश्चन आता है, कुछ ना कुछ आता है, तो आपको ऐसे पता चलेगा हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार जो आपके मुगल्स हैं वहीं से आ जाता है कुछ, ये सारी चीजें हैं, तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये एनालिसिस आपने किया होगा, तो मैं भी कोशिश करूंगी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनको डाल दूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो पढ़ लेना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो और उसके बाद आप इन्वायरमेंट करंट बेस्ड है तो आप इन्वायरमेंट में करंट बेस्ड तैयारी करो, और फिर एंड में अगर आपके पास फिर आप जाके ठीक है मेडिवल कर सकते हो डीप में, फिर आप एंशिएंट पढ़ सकते हो, आर्ट एंड कल्चर थोड़ा डीप में, बट स्टार्टिंग के जो 2-3 हैं यू हैव टू स्टडी। ज्योग्राफी पिछले कुछ सालों से उतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, यू नेवर नो कब स्पाइक कर जाए, हो सकता है इसी साल ज्योग्राफी स्पाइक कर जाए। यूपीएससी का ट्रेंड किसी को नहीं पता, कभी कम कभी ज्यादा आता रहता है, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं अच्छे से। सो यही बोलूंगा एंड में, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट जो आपने पढ़ा है जस्ट उसको रिवाइज करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने पीवाईक्यू सॉल्व करो, बी पॉजिटिव। पास की जो चीज़ें हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये छूट गया, वो सबके साथ होता है, इग्नोर इट। दैट इज व्हाट आई सेड, दिस 10 days विल बी मेक और ब्रेक। नाउ इट इज अप टू यू कि आप पास की चीज़ों को भूल कर अभी सिर्फ 10 दिन पे फोकस करो। जब प्रीलिम्स आप दोगे यू विल बी रिलीव्ड एंड यू विल बी प्रेशर फ्री, ठीक है ना। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ और भी वीडियोस लाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता दूँ, एटलीस्ट ये चीज़ आप पढ़ लो, तो एटलीस्ट वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। आई थिंक इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि मोस्टली 50-70% बच्चों का वो 4-5 नंबर बहुत परेशान करता है। बहुत कम कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो बहुत हाई स्कोर करते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन 75% बच्चे वहीं फंस जाते हैं, वो 8 से 10 नंबर का ही गैप रहता है।
है ना, समझ रहे हो। मोस्टली कट ऑफ से 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 9 नंबर, मोस्टली बच्चे इसी लाइन में रहते हैं। तो कुछ गलतियां नहीं करोगे तो आप भी इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो जस्ट फॉलो दो टिप्स एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। एंड बाकी मैं और वीडियोस लाता रहूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।